तो क्या ऑल एलीट रेसलिंग 2025 में एक्चुअली खराब होने वाली है, खत्म होने वाली है और उनके ओनर टोनी खान खुद अपनी कंपनी को एक डेथ वाली सिचुएशन तक लेके जाने वाले हैं? उसको हम डिस्कस करेंगे। और डिस्क्लेमर इकलौता इस वीडियो में ये रहेगा कि आप इसको ना तो एक कंपनी के फैन की तरह देखें बल्कि मोर ऑफ अ प्रो रेसलिंग फैन की तरह सुने। और वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। काफी टाइम से मैं बोल रहा था कि ये वीडियो बनानी पड़ सकती है और आज वो दिन आ गया है। दो टाइप में इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे। पहला जहां पे हम सिर्फ कुछ डेटा पॉइंट्स की बात करेंगे कि क्या नंबर्स हैं AEW के, क्यों आखिर ऐसा लगता है शायद कि AEW जो है वो डेथ की तरफ जा रही है, या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की बातें हैं और एक्चुअली में नंबर्स में इतनी कोई गड़बड़ नहीं है। और सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे उन एक्चुअल रियल रीजंस की वजह से जो फैंस को ज्यादा तंग कर रही हैं, जो प्रोडक्ट को खराब बना रही हैं। तो और कोई टाइम वेस्ट मैं यहां पे करना नहीं चाहता, सीधा स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि कैसे WWE की तरह AEW पब्लिक कंपनी नहीं है, यानी कि टोनी खान उसके ओनर हैं, जहां मर्जी से वो पैसा लाएं, जो मर्जी वो करें। जब तक इस कंपनी के पास पैसा रहेगा वो कंपनी चला सकते हैं, उनकी मर्जी है वो लॉस में चलाएं या प्रॉफिट में चलाएं। तो AEW ऐसे चलते बंद नहीं हो जाएगी एकदम से, बिकॉज कोई इन्वेस्टर्स नहीं है जो टोनी खान के सर पे नाच रहे हैं कि भाई तुम्हारी ऐसी कंडीशन क्यों है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं जो रिसेंट नई टीवी डील उन्होंने अनाउंस करी थी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वार्नर ब्रोस के साथ, और यहां पे उन्होंने 3 साल की डील को साइन करा, यानी कि 2027 तक $185 मिलियन पर ईयर AEW को दिए जाएंगे। और इन 3 सालों का परफॉर्मेंस देख के 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है और भी ज्यादा पैसों के लिए, अगर जो है इनके डील देने वाले लोग सारे खुश होते हैं। अब अगर हम इसको WWE से कंपेयर करें, जो कि वीडियो में हम ज्यादा टाइम पे करेंगे नहीं, स्मैकडाउन की रिसेंट डील जो फॉक्स के बाद USA नेटवर्क के साथ साइन हुई है, वो 5 साल की गारंटीड डील है $280 मिलियन की। तो जितना गैप आपको वैसे WWE और AEW के बीच में दिख रहा है, टीवी डील के राइट्स की अगर बात करें तो उतना गैप यहाँ पे दिख नहीं रहा, बिकॉज WWE के पैसे तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होने चाहिए। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको देख के शॉक हो गए थे कि इतना बड़ा नंबर आखिर AEW कैसे लेकर आ गई, बिकॉज ऑब्वियसली ये जो टीवी की डील है डिपेंड करती है टीवी की रेटिंग्स के ऊपर, और ये टीवी की रेटिंग्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। 2022 की जो एवरेज व्यूअरशिप थी AEW के शोज की, वो थी 955,000, यानी कि 9,55,000। 2023 में जो थी एवरेज व्यूअरशिप घट के हो गई 8,61,000, यानी कि 861 के, और 2024 में दोबारा घट के हो गई 694 के, यानी कि 6,94,000। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये व्यूअरशिप तो गिरती चली गई, तो आखिर तब भी इनको डील कैसी मिल गई और पहले से बेटर डील कैसी मिल गई? तो नंबर्स ऑलवेज डोंट से द ट्रूथ, ये आपने बात सुनी होगी, कभी कभी ये भी सुना होगा नंबर्स डोंट लाई। तो क्लियर बात ये है कि अटेंडेंस से मैटर करता है पैसों की, कि आखिर AEW कितने पैसे बना रही है। बिकॉज एवरेज अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं 2024 में, तो AEW की थी 4,227, तो यानी कि काफी कम लोग AEW के शोज में आए। लेकिन इसका जो मेन रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है, बाकियों पे तो हम अभी आएंगे, वो ये था कि स्मॉलर वेन्यूज, यानी कि छोटी अरेना AEW जो है वो बुक कर रही थी, और इसकी वजह से यानी कि डिमांड कम थी, लोग कम आए, टिकट्स कम बिकी, और AEW ने इनफैक्ट पैसे भी काफी कम कमाए होंगे। लेकिन अगर आप रेसलनॉमिक्स की रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट है, इस रिपोर्ट को मैं डाल भी दूंगा कहीं लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप AEW की एवरेज अटेंडेंस देखेंगे तो ये 2019 से 2023 तक अराउंड 5,000 की रेंज में ही चल रही थी। सिर्फ ऑब्वियसली वो कोविड वाला ईयर अगर हम हटा दें, और अब जाके 2024 में जो है कम हुई है, 4.2K पे चली गई। यानी कि जो मेन लॉस हो रहा है वो 2023 के बाद 2024 में ही हुआ है। 2023 तक गाड़ी फिर भी काफी बढ़िया चल रही थी, अराउंड 5,000 के आसपास ही एवरेज अटेंडेंस आ रही थी। अगर नंबर ऑफ शोज को हम डिवाइड कर दें, टोटल लोग जो कि AEW के शोज में आए हैं, बिकॉज कुछ सालों में शुरू में शोज काफी कम हुए, तो वो बड़े बड़े ड्रॉस थे, शो में ज्यादा लोग आ रहे थे। लेकिन जब शोज का नंबर बढ़ जाता है और कम फैंस भी आते हैं, तो एवरेज जो है उसके अराउंड सेम ही रही। तो कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है वो शायद ये सोच रहा हो कि भाई ये तो ठीक है, एवरेज अटेंडेंस में तो कुछ खास फर्क है नहीं, तो हम इतनी कोई चिंता की बात नहीं है AEW की। लेकिन अगर हम वैसे टोनी खान और रेसलिंग फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो माहौल AEW के शोज में पहले क्रिएट होता था, जब 13-15 हजार लोग आ रहे थे, वो कैसे क्रिएट हो जाएगा जब 3 टाइम्स ऑलमोस्ट कम लोग अब AEW के शोज में आ रहे हैं? तो ये चीज जो है टोनी खान को शायद जब वो सोच रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भाई हमने क्या ही गलत करा है, एवरेज नंबर
नंबर सारे सेम हैं, टीवी की व्यूअरशिप में इतना कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है और थोड़ा 1-1.5 लाख का फर्क पड़ा है तो उससे क्या ही इतना हो जाएगा। लेकिन चीजें जो हैं इससे बहुत ज्यादा अंदर तक डीप जाती हैं। और अगर हम बात करें आने वाले की इस टाइम की, और जो ये पेपर व्यू मुझे लग रहा था होने वाला है ग्रैंड स्लैम नाम का, और ऑस्ट्रेलिया के सन कॉर्प स्टेडियम में इसको पहले जो है वो अनाउंस करा गया था कि यहाँ पे इस लोकेशन पे करेंगे जहां 50,000 से भी ज्यादा लोग आ सकते हैं। तो वेम्बली में वो रिकॉर्ड बनाने के बाद जहां 81,000 लोग आए थे AEW ऑल इन को देखने के लिए, AEW रेडी थी दोबारा रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए। लेकिन जो सेल्स का रिजल्ट देखने को मिला है उसके बाद एक ग्रैंड स्लैम को ना तो टोनी खान अब एक पेपर व्यू बुला रहे हैं, ना ही AEW इसको पेपर व्यू की तरह बुक करने वाली है, और बल्कि इसको 50,000 के वेन्यू से उठा के सीधा 13,000 लोगों के वेन्यू पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो एक कंसर्न नहीं है तो और क्या है। और आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं तो AEW का फैन नहीं WWE का फैन हूं, तो अभी के अभी आपको ये वीडियो से क्लिक ऑफ करके चले जाना चाहिए, बिकॉज अगर मुद्दा घूम के इस पे आ जाता है कि कौन किसका फैन है तो उन लोगों के लिए ये वीडियो वैसे भी बनी नहीं। तो ये थे कुछ डेटा पॉइंट्स जो कि काफी मुझे लगता है कि हेल्प करी जिन्होंने AEW की इनको ये नई टीवी डील दिलवाने में, बिकॉज जो लोग टीवी डील देने के लिए बैठे हैं वो नंबर्स गेम है भाई, उनको बस देखना है कि नंबर्स ऊपर नीचे कितने हुए, और अगर इतने नहीं हुए ऊपर नीचे तो शायद उनको अभी भी पोटेंशियल उतनी AEW में दिख रही थी, तभी जो है उन्होंने उनको इतनी बड़ी डील दे दी। अब फॉक्स के साथ एक शो होने वाला था शॉक वेव करके, AEW कुछ और नया प्रोडक्ट बनाना चाह रही थी, लेकिन फॉक्स ने उसको कैंसिल कर दिया बिकॉज उनके लिए वो जो नंबर्स थे वो काफी कंसर्निंग थे। तो क्लियरली हर बंदे की सोचने का अपना खुद का तरीका है और फॉक्स ने उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखा। लेकिन अब मैं उन पॉइंट्स की बात करना चाहता हूं जो लोगों को ज्यादा दिक्कत देते हैं, जिनको मैं कहता हूं रियल इश्यूज हैं AEW की करंट इस पूरे प्रोसेस में। सबसे पहली चीज है बैकस्टेज पॉलिटिक्स, और मुझे लगता है कि अगर किसी भी कंपनी में बिहाइंड द सीन्स अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है तो आउटपुट भी उसमें बढ़िया नहीं आ सकता। CM पंक के साथ जो हुआ, इलीट के साथ जो भी है बैकस्टेज सारी चीजें हुई हैं, मीरो के साथ, अब मैलाकाई ब्लैक का नाम सामने आ रहा है और कई सारे और ऐसे सुपरस्टार्स हैं। अगर आपको पेंटा का WWE का डेब्यू अच्छा लगा और आपने देखा कि किस तरीके से WWE ऑलरेडी उनकी मर्च बेच रही है, पेंटा को बढ़िया तरीके से फीचर कर रही है, और उनके ब्रदर रे फेनिक्स अभी भी लीगली AEW के साथ कॉन्ट्रैक्टेड हैं, लेकिन टोनी खान कैसे यूज कर रहे हैं रे फेनिक्स का, ये आप काफी टाइम से देख ही रहे हैं, बिकॉज वो AEW पे हमें देखने को नहीं मिलते, उनको यूज नहीं करा जा रहा, उनकी कोई मर्चेंडाइज नहीं बेची जा रही। और टोनी खान ने क्लियरली ये बात बता दी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि ना तो मैं रे फेनिक्स तेरे को यूज करने वाला हूं क्रिएटिवली, ना तेरे को पैसे ज्यादा बनने दूंगा, और ना ही मैं तेरे को तेरा रिलीज ग्रांट करूंगा, बिकॉज उनको पता है कि जैसे ही उनको रिलीज करेंगे WWE जो है रेडी है रे फेनिक्स को भी लाने के लिए। और लूचा ब्रदर्स की वो जो मार्केटिंग WWE करेगी, जिस तरीके से वो पैसा कमाएंगे लूचा ब्रदर्स को यूज करके, टोनी खान के पास इतना टाइम था, इतने समय से लूचा ब्रदर्स थे, आज तक कभी भी shop.aew पे हमें लूचा डोर्स के मास्क बिकते हुए नहीं दिखे हैं। और पेंटा के डेब्यू से पहले ही WWE ने मास्क को बेचना शुरू कर दिया था। तो जब कंपनी के पैसे बनाने की बात आती है तो समझ आता है, लेकिन टोनी खान तो सिर्फ यही बोलते रहते हैं कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं जो कि मेन स्टोरी लाइन WWE की चल रही है, जहां पे उनके वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली हैं, जो कि अभी भी काफी सारे WWE फैंस की अटेंशन ग्रैब करते हैं। वो एक फ्लॉप स्टोरी लाइन है, ये मैं ऑफिशियली आज बोल सकता हूं, एटलीस्ट अभी तक जितना मैंने उसका पार्ट देखा है। बिकॉज जब से जॉन मॉक्सली चैंपियन बने हैं, पहली बात तो वो चैंपियनशिप हमें टीवी पे देखने को नहीं मिलती, और जब भी कोई नया व्यूअरशिप सामने आता है तो उसको क्या पता कि ये ब्रीफ केस में क्या है, उसको क्या पता कि क्यों आखिर इसको छुपाया गया है। ना तो कोई स्टोरी लाइन का प्रोग्रेस हुआ है, सिर्फ एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं, मारते रहते हैं, कभी भाग जाते हैं, फिर टैग टीम मैच हो जाता है, फिर किसी एक रैंडम बंदे के साथ जॉन मॉक्सली अपना टाइटल डिफेंड कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, लेकिन वो जो मेन एंगल है कि कहां लीड करेगी ये स्टोरी लाइन, उसका कुछ अता पता है नहीं। AEW ने अपनी बड़ी सबसे मेजर स्टोरी लाइन को और अपनी चैंपियनशिप को टीवी से छुपा के आई थिंक बहुत बड़ी गलती करी है। टैग टीम डिवीजन पे अब मैं आता हूं, और ये वो स्ट्रेंथ थी AEW की जो आज से 3-4 साल पहले हम बोलते थे कि भाई WWE अगर ऐसा कुछ कर दे तो क्या ही बात होती, क्योंकि उस टाइम पे टैग टीम डिवीजन की कदर नहीं होती थी WWE के अंदर बिल्कुल भी। और AEW के ऐसे दिन आ जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज इतनी अच्छी टैग टीम्स होने के बावजूद ये टैग टीम डिवीजन एज गुड एज डेड फील हो रही है मुझे इस टाइम पे। जब से प्राइवेट पार्टी टैग टीम चैंपियंस बने हैं, जीरो अट्रैक्शन मिल रही है उन टैग टीम टाइटल्स को, जीरो क्रिएटिव
क्रिएटिविटी दिखी है उन टैग टीम टाइटल्स के साथ। और अगर कुछ आके मुझे अब बोलता है ना कि भाई तुम कोलिजन देख लेते, तुम रैम्पेज देख लेते, तुम डार्क देख लेते, तुम XYZ शो देख लेते तो तुम्हें ज्यादा चीजें अच्छी समझ आती, मैं बिल्कुल उस पॉइंट से 100% डिसएग्री करूंगा। इस वजह से बिकॉज अगर मुझे उनका मेन शो देख के उनके मेन टैग टीम टाइटल्स के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा और मुझे कोई थर्ड शो देखना पड़ रहा है, सेकंड शो देखना पड़ रहा है, तो उसमें मुझे क्या फायदा हो रहा है। स्पेशली जो बाकी मेजर व्यूअर्स लूज कर रही है AEW, वो क्या आपको लगता है जाके चारों शोज देखेंगे? अगर तुम्हारा मेन शो नहीं देख रहे लोग तो बाकी सारे शोज क्यों देखेंगे? आई डोंट नो, मुझे उस बात में कोई लॉजिक नहीं दिखता। इसके अलावा काफी बात करी गई है स्टोरी टेलिंग के बारे में कि स्टोरी लाइंस अब AEW की उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बिकॉज जब स्टार्टिंग में कंपनी आई थी बहुत मजा आता था भाई, टॉप स्टोरी लाइंस देखने में, अच्छे प्रोमोज आते थे, मैचेस उनको जो है वो आगे डिलीवर करते थे, तो स्टोरी लाइंस ओवरऑल बहुत अच्छी लगती थी। इस चीज में यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रेडिट AEW को जरूर दूंगा भाई कि भले ही उनका 2024 का साल बिल्कुल एक डाउनफॉल की तरह दिख रहा है काफी लोगों को, लेकिन स्टोरी लाइंस के मामले में उन्होंने तब भी बहुत अच्छी स्टोरीज कुछ तो दी हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूं तो टोनी स्टॉर्म वर्सेस मराया में, विल ऑस्प्रे वर्सेस काइल फ्लेचर, जो ब्रायन डैनियलसन की टाइटल विक्ट्री थी जिस तरीके से वो दिखाया गया, और स्पेशली स्वर्ल स्ट्रिकलैंड और एडम हैंगमैन पेज की स्टोरी लाइन, आई थिंक ये सारी कुछ ऐसी स्टोरीज थी जिनके पीछे काफी अच्छी हमें मोमेंट्स देखने को मिली, मैचेस ने भी डिलीवर करा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम AEW की इन सारी स्टोरीज में क्या रही? वो कॉमन प्रॉब्लम है कि जब ये वो मेजर मैच तक पहुंच गई उसके अगले दिन से उनका कोई आपस में लेना देना नहीं। भाई इतने टाइम तक स्वर्व और हैंगमैन की अब फ्यूड चल रही थी, अब आखिर एक दूसरे से उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हैंगमैन अपने रास्ते पे चल पड़े हैं और स्वर्ल स्ट्रिकलैंड जो है वो रिकोशे के पीछे चल पड़े हैं। तो जो पहले एक टाइम पे AEW वर्ल्ड चैंपियन था उसको अब रिकोशे से लड़ने में ज्यादा मजा आ रहा है, वो कूल बन रहा है, लोग उसको पसंद जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो उससे बड़ी चीजों के लिए बना है। तो उस स्टारडम को मेंटेन करना, उस स्टोरी लाइन से और ऊपर जाने की बजाय AEW इन स्टार्स को स्टोरी लाइन में नीचे ले आई है। और जितनी भी स्टोरी लाइंस मैंने मेंशन करी है उनमें आप बाकी सभी लोगों को देख लो और सेम चीज आप फील करेंगे, भले वो जॉन मॉक्सली की टाइटल विन हो, भले वो मराया मे की टाइटल विन हो, और भले यहाँ पे ऑस्प्रे वर्सेस फ्लेचर, जिसको मैं कह सकता हूं एक पॉइंट तक AEW ने अभी भी जिंदा रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये उन लोगों के लिए है जो मुझे कोलिजन देखने के लिए बोलते हैं। तो भाई देखो, डायनामाइट से कोलिजन में जाने के लिए मैं तभी इंटरेस्टेड रहूंगा अगर मुझे बताया जाएगा कि ये चीज जो आज डायनामाइट में हुई ये लीड करेगी कोलिजन में, और फिर कोलिजन जो लीड करेगी वो जाएगी डायनामाइट में, तो मैं हुक्ड रहूंगा स्टोरी लाइन वाइज। मैं मैचेस की बात नहीं कर रहा कि आज दो लोगों की भैंस हो गई, अब इनका मैच कोलिजन में होगा, फिर जिन दो लोगों की कोलिजन में भैंस होगी उनका मैच डायनामाइट में होगा, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वो डायनामाइट में भी दिखा देंगे कि कोलिजन में इनकी भैंस हुई थी, इस वजह से मैच हो रहा है। उसके लिए मुझे पूरी कोलिजन देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोलिजन एक पॉइंट पे जो शो था, जो CM पंक के चक्कर में चलते टोनी खान ने उसको शुरू किया था कि मैं रोस्टर को स्प्लिट करूंगा, मैं बैकस्टेज प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, बिकॉज अगर दो अलग शोज होंगे तो मेरी भी एक रॉ होगी और एक स्मैकडाउन होगी। आखिर वो कोलिजन का क्या हुआ? वो फेल हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, बिकॉज जैसे CM पंक AEW छोड़ के चले गए, टोनी खान के पास बिग इनफ नेम्स नहीं थे दो रोस्टर स्प्लिट करने के लिए, और बैकस्टेज पॉलिटिक्स के चलते वो चीज उनको सही भी नहीं लगी करनी। तो कोलिजन देखने का कोई लॉजिक नहीं है। और उसके बाद अब मैं टोनी खान पे भी आ जाता हूं, जो बोल रहे थे वर्ल्ड्स एंड के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे AEW ने 2024 में सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं कंपनी की हिस्ट्री में, अगर हम बात करें ओवरऑल। लेकिन तब भी भाई जो सुपरस्टार्स के मुंह से सुनने को मिल रहा है, जो रिपोर्ट्स कहती रहती हैं हर हफ्ते कि जो मैनेजमेंट हो रही है बैकस्टेज वो पूरी एक डिजास्टर है, लोगों को सही से ट्रीट नहीं करा जा रहा, काफी सारी कॉस्ट कटिंग्स भी हो रही हैं। मैलाकाई ब्लैक की तरफ अगर देखें तो उनकी रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं इतना ज्यादा कि उनको लग रहा है उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, बिकॉज एक कल्चर काफी टॉक्सिक हो गया है AEW में बैकस्टेज। वैसी रिपोर्ट्स हैं जो विंस के अंडर हम WWE की तरफ से सुनते थे, और ये मेरे लिए पर्सनली बहुत शॉकिंग है। और अगली चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने लिखा है कि नो बिग नेम्स मूविंग टुवर्ड्स AEW। पहले होता था कि भाई ये काफी कूल है, किसी को WWE में मजा नहीं आ रहा वो चलो AEW चला जाएगा। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज अब थोड़ी उल्टी हो गई है? मुझे ऐसा लगता है कि अब WWE में जाना चाहते हैं लोग AEW छोड़ के, बिकॉज उनको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पे कितनी सारी पोटेंशियल है, और उन्हें ये भी पता है कि WWE सारे लोगों को तो साइन करने वाली है नहीं, तो उनके पास वो मोमेंटम होना चाहिए, उनको कुछ करने का मन होना चाहिए कि वो शो कर सकें WWE
WWE को कि हम तुम्हारे लायक हैं, लेकिन अब WWE छोड़ के AEW में जाना आई डोंट थिंक कुछ कूल है। वो सिर्फ एक ही बंदे के लिए बढ़िया है जो वहां मूव कर रहा है, बिकॉज शायद टोनी खान उसको बहुत ज्यादा पैसा ऑफर कर सकते हैं। अगली चीज जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुई, TNA और WWE की जो पार्टनरशिप है उसको बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे हम अभी नहीं सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो AEW ने स्टार्ट किया था न्यू जापान के साथ, वो फॉरबिडन डोर, पहले एक दो टाइम पे तो बहुत ही मजा आया, उसके बाद वहां पे वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। टू गिव दैट हाइप, जो लोगों को इंटरेस्ट लाए कि हर साल जब फॉरबिडन डोर आएगा तो हम भाई बिल्कुल ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स रहेंगे उस शो को कंज्यूम करने के लिए। इस बात की मैं आपको अभी गारंटी दे सकता हूं, जब NXT का कोई पेपर व्यू हमें देखने को मिलेगा जहां पे TNA के सुपरस्टार्स क्रॉसओवर में आ रहे हैं, उसकी हाइप को आप कंपेयर कर लेना फॉरबिडन डोर की हाइप से, फिर हम बात करेंगे। और फिर मैं उन लोगों के लिए बात बोलूंगा कि यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि WWE बेटर है या AEW बेटर है, लेकिन ना ये WWE का फैन ना AEW का फैन बोल रहा है, ये प्रोफेशनल रेसलिंग का फैन बोल रहा है। और यही AEW की फॉरबिडन डोर वे बेटर होती TNA WWE के कंपैरिजन में, तो वो बात भी आपको मेरे मुंह से सुनने को मिल जाती। और फाइनल पॉइंट जो है वो ये है कि आखिर क्या AEW खत्म होने वाली है, क्या मरने वाली है, क्या इस कंपनी के पास अब कुछ तरीका नहीं बचा है सरवाइव करने का? तो इन सब बातों का जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अभी जो टीवी डील है उनको अगले 3 साल तक तो कहीं दूर नहीं भगाने वाली, बिकॉज उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वीकली वो अपना शो कर सकते हैं। भले ही कितने लोग आए या ना आए, वो 3 साल तक गारंटीड पैसे, इनफ पैसे हैं AEW को चलता रखने के लिए। अनलेस कोई इतना बड़ा डिजास्टर हो जाए जो पब्लिक लेवल पे AEW को बिल्कुल तमाचे की तरह ट्रीट करे और उनको कोई वैल्यू ना दे, मुझे नहीं लगता कोई भी रीजन है। लेकिन क्या इस चीज को अब टर्न अराउंड किया जा सकता है, क्या इसको बेटर बनाया जा सकता है? तो उसका आंसर है यस, बट मुझे लगता है कि उसके होने के चांसेस अब बहुत कम है। बिकॉज कोई अगर अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने का एग्जांपल देना चाहता है तो टोनी खान का नाम उस लिस्ट में काफी ऊपर रहेगा। इस बंदे के पास कोई इन्वेस्टर का प्रेशर नहीं है, बहुत पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए अपनी कंपनी में, लेकिन उसके बावजूद भी टोनी खान ने AEW को एक टॉय की तरह ज्यादा ट्रीट करा है रेदर देन अपने बच्चे की तरह जिसकी उसको केयर करनी चाहिए। वो एक खिलौने की तरह उससे खेल रहा है, उसकी केयर उतनी कर नहीं रहा है। लेकिन अगर इन 3 सालों में जो AEW को टीवी डील गारंटीड मिल गई है, वो अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट में ऐसे कुछ जान लेके आ सकते हैं जो इंडिपेंडेंट है इस चीज पे कि कौन उनके रोस्टर में है, कितने बड़े उनके नाम हैं, और हमेशा उस लूप पे वो डिपेंडेंट है कि कौन अगला बड़ा स्टार हम साइन करेंगे, तभी कुछ इनका हो सकता है। वरना आखिरी 3 साल के बाद जब वो 1 साल एक्सटेंड करने का ऑप्शन है, तो आई डोंट थिंक कि वार्नर ब्रदर्स उसमें कहीं भी इंटरेस्टेड होंगे उसको डील में जो है कन्वर्ट करने में। और अगर ऐसा होता है तो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा टीवी डील के लिए, एंड देन AEW विल बी एज गुड एज डेड। तो ये मैंने जितनी डिटेल आपको देनी थी दे दी आज इस वीडियो में, और इस टॉपिक पे हम और बात करेंगे नहीं। आई डोंट इवन नो कि कितनी और देर तक मैं डायनामाइट को ऐसे कंज्यूम करके उसका रिव्यू प्रॉपरली आपको दे सकता हूं, बिकॉज खुद कहीं ना कहीं अजीब सा लगता है उस शो को अब देखने में कि भाई जब कुछ है ही नहीं इसमें तो आखिर मैं क्यों इसको देखूं। और बहुत सारे लोग इस बात को सुनेंगे और बोलेंगे भाई स्मैकडाउन भी तो बोरिंग है। बिल्कुल है, और इसीलिए आपको आज इस जो रिव्यू था स्मैकडाउन का उसमें यही सुनने को मिला कि WWE बहुत प्रॉब्लम में है इस टाइम पे फॉर स्मैकडाउन, बिकॉज 3 घंटे का शो भले ही वो हो गया हो, उनके पास कुछ वहां पे दिखाने के लिए है नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।